हेलो फ्रेंड्स, सो लास्ट लेक्चर में इंटरफेरेंस के बेसिक्स जो हैं वो मैंने लगभग बता दिए थे आपको। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ कुछ बातें मेरे को आ गई थी समझ में। आज मैं एक पर्टिकुलर इंटरफेरेंस की बात करने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैंने आपको कोहेरेंट वेव्स बनाने के, कोहेरेंट सोर्सेस क्रिएट करने के मेथड्स बताए थे। उसमें मैंने कोहेरेंट सोर्सेस क्रिएट करने के जो मेथड्स बताए थे, उन मेथड में एक मेथड था आपका YDSE, एक था ललॉयड्स मिरर, एक था फ्रेनेल बाइप्रिज्म। इस तरह के कुछ मेथड्स मैंने आपके सामने रखे थे, जिनमें से सबसे पहला जो था यानी वेव फ्रंट डिवीजन मेथड जो है, उसके 3 नाम बताए थे। उनमें सबसे पहला नाम जो है वो था मेरे पास में YDSE। ठीक है, आज उस YDSE को ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो समझो ज़रा कि वो YDSE क्या कहता है। ठीक है, सो मैं बात करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू YDSE। उससे पहले थोड़ा सा सुन लो यार। YDSE से पहले अगर थोड़ा सुनोगे तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब दो वेव्स आपकी, लेट अस सपोज Y1 है, उसके इंटरफेरेंस जो मतलब वेव है वो है Y1 A1 साइन ओमेगा टी। एक और वेव है जो एक कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ये दोनों, उनसे जो दो वेव्स आ रही हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो ओमेगा सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी, और दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज फाई, वो भी एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। जब ये दोनों वेव्स आपकी सुपरपोज करती हैं, ठीक है, तो एट पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन, एट पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस जो मुझे इंटेंसिटी अकर होती है जो एम्पलीट्यूड मिलता है रिजल्टिंग वेव का, दैट इज गिवन बाय R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। और जो फेज आती है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आती है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, A1 प्लस A2 साइन फाई, A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। इस सब सौदे के साथ में इन दोनों के रिजल्टेंट से जो वेव मुझे मिलती है, उस वेव की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू R साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, जिसके R की वैल्यू ये रही, ठीक है, और थीटा की वैल्यू ये रही। ये दोनों वैल्यूज आपको मैंने लिख के दे दी। ये आपकी रिजल्टिंग वेव होगी जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस अकर होगा। ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, जो आपका रिजल्टेंट है उसकी बात पता चल गई। अब मैक्सिमम कहाँ होता है R की वैल्यू और मिनिमम कहाँ होती है, तो R मैक्स वहाँ मिनिमम होगा जहाँ कॉस फाई जो है वो आपका +1 होता है, और कॉस फाई +1 कहाँ होता है, देखो फाई की जो वैल्यू है, ठीक है, इसके लिए वो होती हैं आपकी 2n पाई के बराबर। जिन पॉइंट्स पर फाई की वैल्यू 2n पाई होंगी वहां पर आपका जो केस है, इस केस में जो वैल्यू आ रही है फाई की, दैट विल बी मैक्सिमम। अच्छा, अगर इन्हीं पॉइंट्स पर मैं डेल्टा एक्स पूछता हूं तो कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाती है n लैम्डा। ठीक है, मतलब आसान भाषा में कि जहां पर वैल्यू डेल्टा एक्स की आपकी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरह से वैल्यूज होंगी, वहां पर जो R की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और R की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी, R मैक्स की वैल्यू आती है आपके पास A1 प्लस A2 के बराबर। R की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है A1 प्लस A2 के बराबर। सिमिलरली R की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो R की मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, वेयर cos फाई इज इक्वल्स टू -1। और ये कहाँ होता है खेल, जहां पर फाई की वैल्यू होती है 2n-1 पाई के बराबर। सिमिलरली डेल्टा एक्स की वैल्यू उन पॉइंट्स पर होती है 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। जिन पॉइंट्स पर फाई की वैल्यू ये या डेल्टा एक्स की वैल्यू ये होगी, वहां पर R की वैल्यू मिनिमम आएगी, एंड दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ R इज A1 माइनस A2। ठीक है, और बस R की वैल्यू A1 माइनस A2। ठीक है, अच्छा, इसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये जो आपका मैक्सिमम आई थी R की वैल्यू, इसको नाम दिया गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये आपको नाम दिया गया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। इसके बाद में अगर मैंने इंटेंसिटी की भी बात करनी थी, तो इंटेंसिटी के लिए मैं क्या खेला था, इंटेंसिटी की वैल्यू आपकी आती है रूट ऑफ
रूट ऑफ आई, चलो रूट वूट भी हटाओ अभी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, ठीक है, कॉस फाई, ये रिजल्टिंग इंटेंसिटी आती है एट पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं I की मैक्सिमम बात करता हूं तो वही कॉस फाई जहां +1 होगा, ठीक है, और I की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली I की जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी वेयर कॉस फाई इज इक्वल टू -1, और I की जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आपकी I की मैक्सिमम और I की मिनिमम वैल्यूज होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से किसी पॉइंट पर अगर इंटरफेरेंस होगा तो ये इंटेंसिटी मिल जाएंगी, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर की छोटी सी एक समरी थी जिसके बेसिस पर आज अपन आगे बढ़ने वाले हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्रॉम वेरी बेसिक, दैट इज YDSE, ठीक है। आज अपन बात करेंगे रिलेटेड टू YDSE। क्या है ये YDSE? यंग साइंटिस्ट थे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये बात थी एक्चुअल में YDSE, ठीक है, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है YDSE का नाम, ठीक है। ये एक मेथड है जिसके अंदर वेव फ्रंट डिवीजन के बेसिस पर आपने दो कोहेरेंट सोर्स बनाए थे, और वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये सब काम किए थे दैट पर्सन इज बेसिकली द थॉमस यंग। उन्होंने ये काम किस तरह से किया था वो समझो। यहां पर उन्होंने क्या किया कि एक लाइट का सोर्स लिया, ठीक है, यहां उन्होंने एक लाइट का सोर्स लिया, यह आपका एक लाइट सोर्स है। यहां लाइट सोर्स से लाइट जब आपकी निकली, ठीक है, तो आपकी लाइट निकली, उस लाइट के आगे उन्होंने क्या किया कि एक कार्डबोर्ड लगाया, ठीक है, और उस कार्डबोर्ड के अंदर एक छोटा सा, ठीक है, कितना छोटा, इतना छोटा कि आंख से देख भी नहीं पाओ, एक अंदर स्लिट क्रिएट कर दिया। आई रिपीट माई वर्ड्स, उन्होंने क्या किया, एक स्लिट क्रिएट कर दिया। ये स्लिट क्या होता है, ठीक है, ये सिंगल स्लिट है ना। ये स्लिट क्या होता है वो देखो, एक कांच का टुकड़ा लो, उस कांच के टुकड़े में हीरा होता है, डायमंड, उससे एक लाइन बना दो, तो बहुत छोटी सी, ठीक है, ऐसे समझ लो कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10,000 लाइन है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के अंदर 10,000 लाइनिंग तुमने बनाई है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन जो है वो कितनी पतली होगी वो समझ लो, वो होती है स्लिट। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10,000 लाइनें बनाई हैं तुमने कांच के टुकड़े में, ठीक है, और उसके अंदर ये स्लिट मैंने दिखा दी, ठीक है, ये आपने ले लिया, ये स्लिट प्लेट थी आपकी एक। अब इससे जो लाइट पार कर जाएगी, ठीक है, इससे जो लाइट आपकी पार कर जाएगी, उस लाइट को मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने दोबारा से एक और कार्डबोर्ड आगे लगाया, ठीक है, इसके अंदर मैंने 2 स्लिट्स बना दी, ठीक है, एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, इसको नाम दिया S1, इसको नाम दिया S2, और ये स्लिट थी मेरे पास S, ठीक है, ये ऐसे लगा हुआ है, इसके आगे एक और लगा हुआ है, और इन दोनों के आगे यहां कहीं आपकी एक स्क्रीन लगी हुई है, इन दोनों के आगे यहां कहीं आपकी एक स्क्रीन लगी हुई है। ये खेल हो रहा था एक्चुअल में, ठीक है, ये खेल हो रहा था आपका एक्चुअल में। यहां पर आपकी एक स्लिट प्लेट लगी हुई थी, ये स्लिट प्लेट आपकी हो गई 1, ये आपकी स्लिट प्लेट हो गई 2, और ये हो गई आपकी स्क्रीन। यहाँ से जो लाइट जाएगी उसमें से सिर्फ यहाँ वाली लाइट पास कर जाएगी, फिर यहाँ से जो लाइट जाएगी उसमें से ये 2 लाइट पास कर जाएंगी, और फिर इस स्क्रीन पर, ठीक है, फिर इस स्क्रीन पर मुझे जो भी मिलना था वो मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में यही था 2 कोहेरेंट सोर्सेज बनाने का तरीका, ठीक है, क्योंकि ये बात आपको पता है कि 2 अलग अलग सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। तो क्या किया कि जो एक सोर्स था उससे निकलने वाली लाइट को 2 हिस्सों में आपने तोड़ दिया, तो ये दोनों जो बनेंगे अब S1 और S2, दे विल सर्व एज अ कोहेरेंट सोर्सेस। S1 और S2 जो होंगे ये आपके दोनों कोहेरेंट सोर्सेस की तरह काम करेंगे, ठीक है। इन सब के लिए खास खास कैलकुलेशन थी। लाइकवाइज इस स्क्रीन से लेके और इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D, इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस जो था वो स्मॉल d था,
ठीक है, इस तरह की कुछ केसेस जो हैं वो हमने यहाँ पर रखे थे। ठीक है, ऐसा करके कुछ हमने एक सेटअप तैयार किया था। इस सेटअप से क्या होने वाला था वो समझने वाली बात है। ठीक है, देखो ध्यान से, मेरे को यहां पर कौन से मेथड से कोहेरेंट सोर्स बनाने हैं। मुझे यहां पर जो मेथड यूज करना है दैट मेथड इज बेसिकली द वेव फ्रंट डिवीजन मेथड। मैं वेव फ्रंट डिवीजन के बेसिस पर यहां मैं बनाऊंगा क्या, दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाऊंगा। ध्यान से देखना जरा, यहां से मान लो, ठीक है, मेरे पास एक सिंगल स्लिट लगी हुई है। ठीक है, यहां से जो आपका सोर्स है, ठीक है, इस सोर्स से आपकी जो लाइट है वो निकल रही है। ठीक है, उस लाइट के लिए यहां पर मैंने एक लाइट सोर्स ले लिया। ठीक है, इस लाइट सोर्स से, ठीक है, पैरेलल वेव फ्रंट्स जो हैं वो इसके ऊपर इमिट हो रहे हैं। मान लीजिए अगर पैरेलल नहीं भी होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, अगर पैरेलल नहीं भी होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पैरेलल वेव फ्रंट्स अगर इस पर इंसिडेंट हो रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं है, अगर आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अब यहाँ सोर्स से, ठीक है, ये जो स्लिट है आपकी एस, इससे जब ये निकलेंगे देन दे विल सर्व एज अ पॉइंट सोर्स। जब ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगी आपकी, ठीक है, तो इस पॉइंट सोर्स से जो आपके वेव फ्रंट्स निकलेंगे वो आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे। ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं आपके, ठीक है, इन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के रास्ते में आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक और स्लिट लगा दी थी। ठीक है ना, आपने यहाँ पर एक और स्लिट लगा दी थी। अब आपको ये बात पता है, ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि जो वेव थ्योरी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, अगर वेव थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो जो आपका वेव फ्रंट का हर पॉइंट होता है दे विल सर्व एज अ न्यू सोर्स। ठीक है, वो आपका एक न्यू सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, जब ये न्यू सोर्स की तरह तेरा काम करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो तेरा वेव फ्रंट्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है, दे विल सर्व एज अ न्यू सोर्स, और ये भी आपका एक न्यू सोर्स की तरह काम करेगा। जब ये तेरे न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे तो यहाँ से निकलने वाले जो वेव फ्रंट्स हैं वो दोबारा से तेरे क्रिएट होने लग जाएंगे। ठीक है, अब तुम देखो कि ये जो वेव फ्रंट्स आ रहे थे इनको मैंने दो हिस्सों में काट दिया। ये जो वेव फ्रंट्स मेरे आ रहे थे इनको, एक सेकेंड, इनको मैं अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ दोनों के वेव फ्रंट्स को। ठीक है, ये जो वेव फ्रंट्स मेरे आ रहे थे, ये वेव फ्रंट्स जो हैं वो मेरे अब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, और जब ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे तभी जो फिनोमेना मेरे पास अकर होगा दैट फिनोमेना इज बेसिकली द इंटरफेरेंस। ये जिस जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, जिन जिन पॉइंट्स पर ये दोनों वेव फ्रंट्स आपके मीट करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स पर मेरे पास में जब मैं यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दूंगा, ठीक है, तो इस स्क्रीन पर मेरे पास वाइट ब्लैक जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो मेरे को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिल जाएगा मुझे देखने को, जो वाइट ब्लैक पार्ट्स हैं मेरे वो मुझे देखने को मिल जाएंगे यहीं पर। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, एक ये स्क्रीन मुझे मिल जाएगी। इस स्क्रीन पर मुझे क्या मिल जाएगा, इस स्क्रीन पर मुझे वाइट और ब्लैक कलर के जो बैंड्स हैं वो दिखने लग जाएंगे। वाइट और ब्लैक कलर के जो बैंड्स हैं वो दिखने लग जाएंगे। ऐसे नहीं, मतलब इस तरह से नहीं बनेंगे ये वाइट बैंड्स ब्लैक बैंड्स, इस तरह से नहीं बनते हैं। देख ध्यान से, मैं बना के दिखाता हूँ तुझे। ये एक और मैंने ले ली लाइन। ठीक है, इन दोनों लाइन्स के लिए अगर मैं बात करता हूँ तेरे पास, अरे क्या हुआ, ड्रॉ क्यों नहीं हो रही लाइन? हाँ जी, तो ये जो लाइन्स हैं आपकी, इन दोनों लाइन्स के बीच में आपके जो बैंड्स हैं वो ड्रॉ होने लग जाएंगे। ठीक है, ये जो लाइन्स हैं आपकी ये आपके ड्रॉ होने लग जाएंगे। ठीक है, इन दोनों लाइन्स के बीच में ये जो हैं आपके ये ड्रॉ होने लग जाएंगे, और स्क्रीन पर जो मुझे दिखेगा वो मैं दिखाता हूँ तुझे किस तरह का दिखेगा। स्क्रीन पर मुझे दिखेगा इस तरह की लाइनिंग्स। ठीक है, ये एक बैंड, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, इस तरह के बैंड्स मुझे मिलने लग जाएंगे। ठीक है, इन बैंड्स को जो नाम दिया जाता है,
ठीक है, इन बैंड्स को जो नाम दिया जाता है दैट इज बेसिकली द फ्रिंजेस। ये जो मुझे मिली हैं ये क्या मिल रही हैं, ये मिल रही हैं मुझे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। कहीं कहीं मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और कहीं कहीं मुझे डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। ये ब्राइट फ्रिंज मिली, ठीक है, और कहीं कहीं मुझे डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। अब ये आपको पता है कि कहां ब्राइट मिलेगी एंड कहां आपकी डार्क फ्रिंज मिलेगी। क्यों? क्योंकि जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, ठीक है, जहां पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा वहां पर आपकी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है, और जहां पर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, जहां कंस्ट्रक्टिव हो रहा है इंटरफेरेंस वहां पर आपकी ब्राइट फ्रिंज मिली, और जहां पर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपकी डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो ऑब्टेन हो जाएंगी। जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे उन पॉइंट्स पर आपके या तो मैक्सिमास क्रिएट होंगे या मिनिमास। जिन पॉइंट्स पर मैक्सिमास क्रिएट होंगे वहां पर आपकी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और जहां आपके मिनिमास क्रिएट होंगे वहां पर आपकी डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो ऑब्टेन हो जाएंगी। बताओ इतने में कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना। तो जहां आपके ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो कॉन्जिक्यूटिवली मिलते चले जाएंगे। यही था बेसिकली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का खेल। बताओ इसमें कोई दिक्कत है पहले तो इसको बता दो, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है देन मैं आगे समझाने के लिए चल देता हूं। ठीक है, यहां पर मेरे को समझ में आना चाहिए सबसे पहले ये चीज। क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसका एनालिसिस करा देता हूं, जो इसका पर्टिकुलर एनालिसिस है उसके बारे में। तो एनालिसिस ऑफ YDSE, ठीक है, एनालिसिस ऑफ YDSE। ध्यान से देखना, जो आपकी दो स्लेट्स हैं, ठीक है, S1 और दूसरी स्लेट आपकी जो है दैट इज S2, ठीक है, इन दोनों स्लेट्स पर, ठीक है, आपकी वेव फ्रंट्स आ रहे थे। ठीक है, इन वेव फ्रंट्स के लिए अगर मैं बात करता हूं, पहली बात इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस जो है उसको मैंने मान लिया स्मॉल d है। ठीक है, इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल d है। ठीक है, अच्छा, इसके सामने कैपिटल D डिस्टेंस पर मैंने एक स्क्रीन रखी हुई है। कैपिटल D डिस्टेंस पर मैंने एक स्क्रीन जो है वो रखी हुई है। यहाँ दो स्लिट्स हैं और उनके सामने मैंने स्क्रीन रखी हुई है। अब जो वेव, ठीक है, इस पॉइंट पर यानी सेंटर पर पहुंच रही है, उसने इधर से भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया है और इधर से भी उतना ही डिफरेंस कवर किया है। ठीक है, दोनों ने बराबर डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम बोथ ऑफ द एंड्स। यहां जो पहुंचने वाली रेज हैं आपकी, उन्होंने S1 से लेके और इस P पॉइंट, सेंटर पॉइंट को C ले लेते हैं ना, C, इस C पॉइंट तक इन्होंने सेम डिस्टेंसेस कवर किए हैं। ठीक है, तो S1C और S2C में कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि अगर मैं बात करता हूं कि यहां से कुछ डिस्टेंस पर मैं एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, यहां से कुछ x डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, दैट इज x डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, लेट अस सपोज P। अब अगर इस S1 से P तक के लिए जो रे पहुंच रही है और जो S2 से लेके आपकी P तक के लिए रे पहुंच रही है, क्या आपको नहीं लगता इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जो S1P है वो छोटा है और जो S2P है ये डिस्टेंस बड़ा है। तो देयर मस्ट बी सम पाथ डिफरेंस बिटवीन S2P एंड S1P। इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, अब मैं बस यही निकालने जा रहा हूं कि ये पाथ डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, इसी पाथ डिफरेंस को मैं निकालने जा रहा हूं। उसके लिए मैंने क्या किया, S1P मिला दिया, S2P मिला दिया और साथ में इन दोनों के बीच का जो सेंटर है उसको भी मिला दिया और ये मान लिया कि ये एंगल आपका थीटा है। जब ये एंगल आपका थीटा है देन यहां मैं अगर S1P और S2P के सामने अगर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर S1P और S2P के सामने परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो ये अगर S1P डिस्टेंस है तो ये भी S1P हो गया। ठीक है, इसको A नाम दे दिया। ठीक है, S1P और AP डिस्टेंसेस बराबर हो गए, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। तो जो पाथ डिफरेंस है बेसिकली वो कितना है? पाथ डिफरेंस है बेसिकली S2A। ठीक है, जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है बेसिकली? S2A। ठीक है, S2A जो है बस यही पाथ डिफरेंस है। S1P और AP ये दोनों डिस्टेंसेस आपके जो हैं वो बराबर डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, आई रिपीट माय वर्ड्स, S2P और S1P जो हैं, ठीक है, इनमें से S2P जो है वो बड़ा डिस्टेंस है और S1P जो है वो छोटा डिस्टेंस है।
ठीक है। S2P जो है वो बड़ा डिस्टेंस है और S1P जो है वो छोटा डिस्टेंस है। इसमें मैंने क्या किया कि S1P से जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस ये लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये दोनों डिस्टेंसेस आपके S2P और S1P बराबर हो गए। अब इस ट्राइंगल में देखो S2A किसके बराबर हो गया, S2P माइनस S1P, है ना। अब ध्यान से देखो सिर्फ इस ट्राइंगल में S1A और S2 में ये एंगल आपका थीटा है, ये डिस्टेंस आपका D दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये आपका S1 है, ये आपका S2 है और ये आपका A है, ठीक है। तो अब मैं ये बात करने जा रहा हूं कि इस केस में S1A की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, S1 से लेके A तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। वो S1A जो है वो मैं निकाल लेता हूं, S1A जो डिस्टेंस है उसको मैं निकाल लेता हूं। कैसे, ये D है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, D cos थीटा हो गया और ये D sin थीटा हो गया, ठीक है। तो ये जो पाथ डिफरेंस था मेरे पास में, ये पाथ डिफरेंस यानी S2A जो है दिस मस्ट बी इक्वल्स टू D sin थीटा। क्या ये मेरे पास वैल्यू आ गई D sin थीटा के बराबर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो ये थीटा जो है वो बहुत ज्यादा छोटा एंगल होगा, थीटा जो है वो बहुत ज्यादा छोटा एंगल होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो आपका पाथ डिफरेंस है, दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D sin थीटा। एंड फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है, जो आपका साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, थीटा के बराबर, और जो आपका क्या कहते हैं टेन थीटा है वो भी किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। तो मेरे पास में डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा की वैल्यू आ गई डी थीटा के बराबर। जब ये वैल्यू डी थीटा के बराबर आ गई, ठीक है, तो एक और चीज देखो, अब दूसरा ट्राइंगल पकड़ो, ट्राइंगल आप पकड़ रहे हो एम, ठीक है, पी सी, ठीक है। अब ट्राइंगल पकड़ो इन ट्राइंगल एम पी सी, इन ट्राइंगल एम पी सी। इस एम पी सी ट्राइंगल के अंदर अगर देखोगे तो ध्यान से देखना कि ये जो टेन थीटा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है दिख रहा होगा एम पी सी, ठीक है, ये C है, ये P है, ये M है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये X है, ये कैपिटल D है। तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई X अपॉन कैपिटल D। तो टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया, थीटा के बराबर। क्यों, क्योंकि ये लिख रहा, ठीक है। तो अब मैं इस थीटा की वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं, तो डेल्टा की वैल्यू मेरे पास आ गई dx ओवर कैपिटल D। यहां से मुझे पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी dx बाय कैपिटल D के बराबर। बताएं जी इसमें कोई दिक्कत है किसी को। तो यहां से मुझे इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा। जब मुझे इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा तो अब मैं आगे खेल सकता हूं। कैसे खेलूंगा वो तुम्हें भी पता है, क्योंकि मुझे पाथ डिफरेंस जब पता चल जाएगा तो पाथ डिफरेंस मुझे कंस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस का और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पहले से याद है। कितना होता है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस जो है सॉरी, जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पाथ डिफरेंस जो है दैट मस्ट बी डेल्टा इक्वल्स टू एन लैम्डा। डेल्टा जो है वो आपका किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल। डेल्टा की वैल्यू आपकी किसके इक्वल होनी चाहिए, एन लैम्डा। यहां से अगर मैं लिखता हूं तो dx बाय कैपिटल D इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो एन लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, इतने डिस्टेंस पर क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो भी आपके, ठीक है, लैम्डा d बाय स्मॉल d के और मतलब ऑड इवन मल्टीपल्स होंगे, उन जगहों पर मुझे क्या क्या मिलने वाला है, उन जगहों पर मिलने वाला है मुझे क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, उन पॉइंट्स पर मुझे क्या मिलने वाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब ये मेरी स्क्रीन थी, इस स्क्रीन में ये सेंटर पॉइंट था C, इससे, ठीक है, लैम्डा d बाई डी डिस्टेंस पर मुझे पहला ब्राइट मिलेगा, उसके बाद में 2 लैम्डा बाई डी के बराबर में, यहां से 2 लैम्डा बाई डी के बराबर में, यानी d लैम्डा बाय कैपिटल D लैम्डा बाय कैपिटल D, इस पर दूसरा ब्राइट मिल जाएगा, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट मिल जाएगा। ऐसे ही करके ऊपर और ऐसे ही करके नीचे की तरफ भी मुझे d लैम्डा बाय d के बाद में वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ये फर्स्ट ब्राइट हो गया आपका नीचे,
ठीक है, इसके बाद में फिर ब्राइट मिल जाएगा। तो ये जो ब्राइट मिल रहे हैं मतलब इन पोजीशंस पर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होगा। आसान भाषा में अगर समझो तो ऐसे समझो कि जिन पॉइंट्स पर डेल्टा की वैल्यू, देखो डेल्टा इक्वल्स टू 0 पर, डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा पर, डेल्टा इक्वल्स टू 2 लैम्डा पर, डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा पर, डेल्टा इक्वल्स टू 2 लैम्डा पर, इन पॉइंट्स पर, जिन पॉइंट्स पर जो ब्राइट होंगे, ठीक है, इसको तो सेंट्रल ब्राइट कह देते हैं, इसको तो कह देते हैं सेंट्रल ब्राइट। और उसके बाद में ये फर्स्ट ब्राइट हो गया, ये सेकंड ब्राइट हो गया, ये फर्स्ट ब्राइट हो गया, ये सेकंड ब्राइट हो गया। इस तरह से आपको ब्राइट्स जो हैं वो मिलते चले जाएंगे। ये वैल्यू आपको याद रखनी है पूरे दिल से, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बन के आएगा कि थर्ड वाला जो ब्राइट है वो इस पोजीशन पर मिल रहा है स्क्रीन पर सेंट्रल से, तो वो तुम याद रखोगे n लैम्डा डी बाय स्मॉल डी के बराबर। जैसे पांचवा बोल रहा है तो 5 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, छठा मिल रहा है तो छठे, उस हिसाब से तुम लगा लोगे कि कौन सा वाला कहां मिल रहा है। ठीक है, nth ब्राइट जो होगा, nth ब्राइट जो होगा वो कहां मिल जाएगा, nth ब्राइट मिलेगा n लैम्डा, जहां पर पाथ डिफरेंस होगा, जहां पाथ डिफरेंस आपका n लैम्डा होगा वहां पर आपको nth ब्राइट फ्रिंज जो है वो मिल जाएगा। बोलो क्लियर इतनी बात? ठीक, इसी तरह से अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में भी पता करना होगा तो वो भी मैं पता कर सकता हूं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वैल्यू कितनी रखनी होती है, तो पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है वो मुझे याद है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रखी जाती है डेल्टा इक्वल्स टू 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैं क्या याद रखता हूं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा इक्वल्स टू रखा जाता है 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2 के बराबर। डेल्टा की वैल्यू जो रखी जाती है वो रखी जाती है 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2 के बराबर। सो ये वैल्यू हुई dx बाई कैपिटल D इज इक्वल टू 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2। ठीक है, dx बाय कैपिटल D इज इक्वल टू 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2। तो d की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी हो गई, 2n माइनस वन डी लैम्डा ओवर 2 इंटू स्मॉल डी। इस जगह पर आपका ब्राइट जो है वो डार्क जो है वो मिलते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मेरी ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर अगर मैं डार्क देखता हूं तो कहां कहां मुझे डार्क्स मिलेंगे वो मुझे एक्चुअल में देखना है। यहां से, ठीक है, जहां डेल्टा की वैल्यू 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2, यानी एक बार सबसे पहले इसमें 1 रखो, जब इसके अंदर 1 रखोगे तो 2 में से एक गया तो लैम्डा बाई 2 पर, फिर अगला 3 लैम्डा बाई 2 पर, फिर अगला 5 लैम्डा बाई 2 पर। तो जहां जहां पाथ डिफरेंस की वैल्यूज ये होंगी वहां वहां आपको डार्क जो है वो बेसिकली मिलने लग जाएंगे। जहां जहां पर भी आपको वैल्यूज होंगी वहां पर आपको डेल्टा की वैल्यू आपकी लैम्डा बाई 2, फिर अगली 3 लैम्डा बाई 2। तो जहां जहां आपको डेल्टा की वैल्यूज ये होंगी वहां वहां पर आपको डार्क्स मिलने लग जाएंगे। ये आपका फर्स्ट डार्क होगा, ठीक है, फिर सेकंड डार्क हो जाएगा आपका, फिर थर्ड डार्क हो जाएगा। इस तरह से आपके डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो मुझे ऑब्टेन होने लग जाएंगे जहां पर मेरी डेल्टा की वैल्यू होगी 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2, यानी लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 और प्लस लैम्डा, ऐसे करते चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितनी वैल्यू हमें मिलती चली जा रही है। बताएं जी, कोई दिक्कत किसी को है तो? ठीक है, तो ये वैल्यू आपको पर्टिकुलरली मिलती चली जाएगी। अच्छा, अगली बात पर आ जाओ। अगर मुझे देखनी है कि इंटेंसिटी क्या होगी ऑन स्क्रीन, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, ऑन स्क्रीन कितनी होगी, तो इंटेंसिटी, ठीक है, ऑन स्क्रीन ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये मुझे पता करने का है कि इंटेंसिटी जो हो जाएगी स्क्रीन पर वो कितनी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या याद रखना होगा, आपको पता है कि डेल्टा की वैल्यू होती है x कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है, x स्मॉल d बाय कैपिटल D होता था कि d, हाँ, स्मॉल d बाय कैपिटल D, स्मॉल d बाय कैपिटल D, यही वैल्यू निकाली है आपने हर जगह डेल्टा की। ठीक है, अच्छा, अब इस डेल्टा के हिसाब से मैं फाई निकाल लेता हूं। तो फाई का रिलेशन जो होता है, यानी फेज डिफरेंस का जो रिलेशन होता है वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा, क्योंकि डेल्टा पहले निकाला था तो लैम्डा बाय 2 पाई रखा था तो इधर भेज दिया। अच्छा, अब 2 पाई बाय लैम्डा और डेल्टा की वैल्यू क्या रखी है, x, ठीक है, कैपिटल D, वो x स्मॉल d बाय कैपिटल D, यही रखा। अगर मैं यहां से फाई को देखता हूं तो फाई की वैल्यू मेरे पास में आ गई 2 पाई एक्स डी बाय कैपिटल D इंटू लैम्डा।
अब इन वैल्यूज को आप रखते चले जाओ, तब देखो आपको वैल्यूज क्या क्या मिलती जा रही हैं। देन यू कैन गेट इजीली द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव। किसी भी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी के बारे में पता चलता चला जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इंटेंसिटी के फॉर्मूला में रखता हूं तो इंटेंसिटी का जो मेरे पास फॉर्मूला बना था दैट कम्स आउट टू बी I इक्वल्स टू, ठीक है, 4I0, ठीक है, 4I0 cos स्क्वायर फाई बाय 2, यही फॉर्मूला बना था। इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, सो क्या बन जाएगा मेरे पास 4I0 cos स्क्वायर, फाई की वैल्यू है पाई बाय लैम्डा, ठीक है, x डी बाय कैपिटल डी, 2 से 2 को मार दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गई मेरे को इंटेंसिटी रिजल्टिंग की, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई मुझे रिजल्टिंग इंटेंसिटी की। जब मुझे ये रिजल्टिंग इंटेंसिटी की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है, तो अब इस केस में मैं x की वैल्यूज को अलग अलग रख रख के आंसर निकालता चला जाता हूं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर इंटेंसिटी को x की वैल्यू को अलग अलग रख के आंसर निकालता चला जाता हूं। देखो ध्यान से, IR की वैल्यू मेरे पास में आई है, IR इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर x स्मॉल d, ठीक है, x स्मॉल d पाई अपॉन d इंटू लैम्डा। अब मैंने क्या किया, फॉर ब्राइट के लिए x की वैल्यू क्या रखनी होती है, ब्राइट के लिए x की वैल्यू रखनी होगी n लैम्डा, ठीक है, d बाय स्मॉल d। x की वैल्यू जो रखोगे वो रखोगे n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो ब्राइट के लिए जब ये रख रहे हो तो रखो जरा यहां पर, तो IR की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, IR की वैल्यू हो गई 4I0, ठीक है, cos स्क्वायर, ठीक है, x की जगह पर मैंने अब रखना है n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू d पाई बाई लैम्डा कैपिटल D। देखो d से d काटा, इससे ये काटा, लैम्डा से लैम्डा काटा, क्या बचा 4I0 cos स्क्वायर n लैम्डा, सॉरी n पाई, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास में बन गई IR की, किसके लिए, फॉर ब्राइट। अब आप इसमें n की वैल्यू 1 2 3 रखते चले जाइए। जब आप 1 2 3 वैल्यू रखते चले जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या क्या मिलेगा, n की वैल्यू सबसे पहले 0 रख दो। जब 0 रखोगे तो IR की वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरा 0। जब 0 आ जाएगा आपके पास में तो वैल्यू आ गई आपकी 4I0। सबसे पहले सेंट्रल वाला जो है वो मैक्सिमा बनेगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा की बात हो गई। अब अगर n इक्वल्स टू 1 रखते हो, n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो IR की वैल्यू कितनी आनी है, 4I0 cos स्क्वायर, ठीक है, पाई। cos पाई कितना होता है, cos पाई की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4I0। तो ऐसे ही करके n इक्वल्स टू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, फिर से हो जाएगा IR आपका 4I0। तो जितने भी आपके ब्राइट्स हैं सबकी इंटेंसिटी 4I0 के बराबर आ जाएगी। जितने भी आपके ब्राइट्स हैं सबकी इंटेंसिटी जो है वो आपकी I0 के बराबर आ जाएगी। ये कहां कहां हो रहे हैं वो आप आराम से अब समझ सकते हो, ठीक है, ये कहां कहां हो रहे हैं ये आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं डार्क के लिए रखता हूं, ठीक है, सो डार्क के लिए क्या रखोगे, फॉर डार्क्स। जब मैं डार्क्स के लिए बात करूंगा तो x की वैल्यू को क्या रखने वाले हो आप x की वैल्यू को रखोगे 2n-1, ठीक है, 2n-1 लैम्डा d बाय 2d। यही तो रखोगे x की जगह पर, रखो जरा। सो IR इक्वल्स टू I0 4I0 cos स्क्वायर, ठीक है, 2n-1 क्या रखना था, n लैम्डा d बाई डी, इसकी जगह पर x यहां रखना है, तो 2n-1 लैम्डा d बाय 2 इंटू स्मॉल d और d पाई अपॉन लैम्डा d पाई अपॉन लैम्डा d के बराबर, ठीक है। अच्छा ये लैम्डा है। अब देखो जरा, d से d मारा, d से d मारा, पाई से लैम्डा मारा, क्या बचा, ये बचा है 4I0 cos स्क्वायर 2n-1, ठीक है, पाई बाई 2। मतलब पाई बाई 2 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं उन पर आपको वैसे भी पता है कि IR की वैल्यू जो आएगी, जैसे इसके अंदर मैं सबसे पहले 1 रख लेता हूं। जब 1 रखूंगा तो पाई बाई 2 हो गया, cos पाई बाई 2 0, n इक्वल्स टू 1 रखो IR 0, n इक्वल्स टू 2 रखो, 2 दूनी 4 -1 3 पाई बाई 2, फिर से IR की वैल्यू 0, n की वैल्यू 3 रखो,
आई आर की वैल्यू फिर से 0, जितने भी आप रखते जाओगे आई आर की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब ये किसके लिए खेल खेला जा रहा था, ये खेल खेला जा रहा था बेसिकली डार्क्स के लिए। ये बात की जा रही थी किसके लिए, डार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये आपके डार्क्स हो जाएंगे इन पर्टिकुलर केसेस में, और इंटेंसिटी जो आएगी, रिजल्टिंग इंटेंसिटी, दैट कम्स आउट टू बी 0। इस पर्टिकुलर केस में जो इंटेंसिटी आएगी वो आ जाएगी आपकी 0 के बराबर। अब मुझे पता चल गया कि किस पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है वो 0 होनी है, किस पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज़ की, रिलेटेड टू फ्रिंज विड्थ इन फ्रिंज विड्थ, ठीक है, इन YDSE सेटअप। जो YDSE सेटअप आपका है उसके अंदर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। पहले तो ये समझो फ्रिंज विड्थ होती क्या है। मैंने आपको बताया कि जैसे ये मेरी स्क्रीन है, लेट अस सपोज इस स्क्रीन पर ये नाटक होगा कि जो सेंट्रल वाला है वो तो बन गया ब्राइट, ठीक है, सेंट्रल वाला जो है वो तो बन गया आपका ब्राइट। उसके बाद फिर एक डार्क बैंड रहेगा, उसके बाद अगली वाली जो है वो फिर से आपकी ब्राइट, फिर उसके बाद एक फिर से डार्क, और उसके बाद फिर से आपकी ब्राइट, ठीक है, उसके बाद फिर से आपका एक डार्क, और उसके बाद आपकी फिर से एक और ब्राइट। इस तरह से आपके जो बनती हैं इनको नाम दिया जाता है फ्रिंजेस। अब अगला सवाल यह है कि जो फ्रिंजेस बन रही हैं आपकी, इन फ्रिंजेस की विड्थ क्या होगी, ठीक है, आपकी जो ये फ्रिंजेस बन रही हैं इन फ्रिंजेस की विड्थ क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, वो मुझे निकालना है। मान लो कि मुझे यहाँ से फ्रिंज विड्थ के लिए बात की जा रही है, ठीक है, मान लो यहाँ पर nth मैक्सिमा बनता है, nth ब्राइट यहाँ पर बनती है, यहाँ पर nth ब्राइट बनती है, ठीक है। तो इससे n-1th ब्राइट कहाँ बनेगी, n-1th ब्राइट यहाँ कहीं बनेगी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है फ्रिंज विड्थ। सिमिलरली मान लो अगर आपका यहाँ पर एक डार्क बनती है और दूसरी डार्क यहाँ, तो n-1th डार्क यहाँ बन रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी nth डार्क बन रही है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका फ्रिंज विड्थ के बारे में, ठीक है। तो यहां से दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाता है, दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज द ब्राइट, मतलब जो आपकी फ्रिंज है उसकी विड्थ कही जाती है, ठीक है, किसी भी फ्रिंज की विड्थ कही जाती है। अब मैं वही फ्रिंज विड्थ जो है वो यहां पर आपके सामने निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि जितनी दूर पर आपका xn बन रहा होगा और जितनी दूर पर आपका xn-1 होगा, उन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे बीटा की वैल्यू मिल जाएगी कि मेरा जो फ्रिंज विड्थ है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा। आसान है यार ये तो, ठीक है, यही मेरे पास में आ जाएगी वैल्यू। तो अगर मुझे देखना है कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, तो सबसे पहले अगर फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं तो फ्रिंज विड्थ होती क्या है, अगर ये लिखना है सिंपली तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपकी दो कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, डार्क फ्रिंजेस हैं या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है फ्रिंज विड्थ। तो लिखो सेपरेशन बिटवीन टू डार्क और टू ब्राइट फ्रिंजेस। दो डार्क या दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको कहा जाता है फ्रिंज विड्थ, ठीक है। इस फ्रिंज विड्थ की वैल्यू अब मैं निकालने जा रहा हूं, निकालना तो सिखा ही दिया। फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से, ठीक है। बीटा की वैल्यू जो होती है आपकी वो हो जाएगी आपकी xn माइनस xn-1। सबसे पहले बात कर रहा हूं फॉर ब्राइट के लिए, जो ब्राइट्स हैं आपकी ब्राइट फ्रिंज के लिए पहले बीटा निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो xn की वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई है, देखो nth जो बनता है वो n लैम्डा d बाय स्मॉल d माइनस n-1th बनेगा तो n-1 इंटू स्मॉल d लैम्डा बाय स्मॉल d, ठीक है, माइनस करो n लैम्डा d बाय स्मॉल d माइनस n लैम्डा d बाय स्मॉल d माइनस माइनस प्लस d लैम्डा बाय स्मॉल d। ये मार दिया मैंने आपस में, वैल्यू आ गई आपकी d लैम्डा बाय स्मॉल d के बराबर, बीटा फॉर ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली मैं बात करता हूं फॉर डार्क फ्रिंज ऑल्सो। अगर मैं डार्क फ्रिंजेस के लिए भी सेम बात करता हूं, सो डार्क फ्रिंजेस के केस में क्या होगा, डार्क फ्रिंजेस के केस में बीटा की वैल्यू जो आएगी दैट इज xn माइनस xn-1। अब डार्क फ्रिंजेस के लिए वैल्यू कितनी होती है, तो nth निकालना है, सो 2n-1 लैम्डा d बाय स्मॉल d,
ठीक है, यही वैल्यू होती है इस लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, 2d होती है। हाँ, माइनस इसके लिए निकालना है तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा, n-1, तो 2n-1, ठीक है, और -1 लैम्डा डी बाय 2 स्मॉल डी, ठीक है। बाकी सब तो बाहर ले लो, लैम्डा डी बाय 2d तो बाहर ले लो, ठीक है। बचा क्या, बचा है 2n-1 माइनस 2, इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो 2n, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस 1, है ना, यही बचा है। तो -1 से +1 गया, -2n से +2n गया, वैल्यू आ गई 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी, 2 से 2 मार दिया, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे आपकी डार्क फ्रिंज हो, दोनों के लिए फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी के बराबर, ठीक है। जो वैल्यू आ रही है वो मेरी किसके बराबर आ रही है, वैल्यू आ रही है मेरे पास में लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के बराबर मेरे पास फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या होगी, वो भी समझ ले जरा, ठीक है, वो भी आपकी समझ ले जरा। मान ले कि तेरे पास में ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर ये 2 फ्रिंजेस बन रही हैं, ये ब्राइट है, इसके बाद में डार्क है और उसके बाद फिर से ब्राइट है। इन दोनों ब्राइट्स के बीच में, ठीक है, यहाँ सोर्स से जो एंगल बन रहा होगा, दैट एंगल इज बेसिकली टर्म्ड एज, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल आपका क्या कहलाएगा, ये एंगल आपका कहलाएगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसको कहा जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इस थीटा एन की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। इस थीटा एन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, देखो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क की वैल्यू कितनी है, 2 ब्राइट के बीच का डिस्टेंस कहलाता है बीटा, है ना, और ये डिस्टेंस कितना था स्क्रीन और इसके बीच में, कैपिटल डी, तो बीटा लैम्डा डी बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, काट दे, ये वैल्यू कितनी आ गई तेरे पास में, ये वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन स्मॉल डी के बराबर। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होती है आपकी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होती है आपकी, वो कितनी आ जाती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू होती है थीटा एन इक्वल्स टू लैम्डा बाय डी के बराबर। थीटा एन इज इक्वल टू होता है लैम्डा बाय डी के बराबर। ये कहलाती है आपकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ की, जो भी आपकी 2 फ्रिंजेस हैं वो आपके सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रही हैं वो कहलाएगी आपकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अच्छा, अब यहां से जो चीज जरूरी है जो मुझे समझानी है वो है आपकी कि ये जो फ्रिंज विड्थ है ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करता हूं तो किस तरह का मुझे फ्रिंजेस जो हैं वो मिल जाएंगी, वही चीज अब बस खाली समझानी है। देखो 2 मिनट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशन इन YDSE सेटअप, ठीक है। मैं बात करने जा रहा हूं मॉडिफिकेशन इन YDSE सेटअप। जो YDSE सेटअप है अगर उसके अंदर मैं कुछ मॉडिफिकेशंस करता हूँ, ठीक है, सो मेरे पास में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो आपको समझना है। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि मान लीजिए अगर मैं इस पूरे के पूरे सेटअप को पानी में डुबो देता हूँ, ठीक है, इस तरह का एक एग्जांपल है। या फिर मैं लाइट की इंटेंसिटी जो है उसको बदल देता हूँ, वो सब चीज़ें अब मैं कराने जा रहा हूँ। तो देखो ध्यान से ये सेटअप मैं किस तरह से चेंजेस कराऊंगा और कैसे कर पाएंगे। सो सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर मैं इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं तो क्या असर पड़ेगा, ठीक है, जो आपकी YDSE पैटर्न बनेगा उसके ऊपर। ध्यान से देखना, ऐसे कहना चाह रहा है कि जैसे एक जो आपकी 2 स्लिट्स हुआ करती थी, उन दोनों स्लिट्स पर जो लाइट है, ठीक है, वो ऐसे सीधी ना आके अगर मैं ऐसे भेजूं तो क्या होगा, ठीक है, लाइट जो है इस बार उसको मैं थोड़ा टेढ़ा भेजूं तो क्या असर पड़ेगा, ऐसे आपसे कहना चाह रहा है, ठीक है। जो लाइट है वो अगर मैं टेढ़ी भेजूं तो क्या होगा, उस केस में ये बोल रहा है आपसे कि ये डिस्टेंस आपका d ही है। अब बताइए कि अगर मैं इस लाइट को थीटा एंगल पर भेजता हूं तो क्या असर आएगा मेरे इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर, ठीक है। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये पूछ रहा है कि अगर मैं लाइट को सीधा ना भेज के, ठीक है, टेढ़ा भेजूं, ठीक है, इट इज़ हैविंग एन एंगल थीटा, जो कि ये
हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल पर अगर मैं लाइट को भेजता हूं तो मेरे पास में कितना, ठीक है, चेंजेस आएंगे। सबसे पहली बात, इसके अंदर क्या दिक्कत हो रही है, इसके अंदर ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ जो लाइटें पहुँच रही हैं दोनों, इन दोनों के बीच में ही पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ जो लाइटें पहुँच रही हैं इन दोनों पर, इन दोनों के बीच में ही पाथ डिफरेंस कितना, ये डी है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो गया, तो ये पाथ डिफरेंस आ गया डी साइन थीटा का। ठीक है, तो यहाँ जो S1 और S2 पर लाइट पहुँच रही हैं, इनके पास पहले से ही, ठीक है, डी साइन थीटा का पाथ डिफरेंस आ गया। अब जब ये यहां पर मिलेंगी ना सेंटर पर, जब ये यहां सेंटर पर मिलेंगी तो इस सेंटर पर इनके पास में अब की बार जो पाथ डिफरेंस होगा वो जीरो नहीं होगा। सेंटर पर इनके पास में पाथ डिफरेंस नहीं होगा जीरो, बल्कि कितना होगा सेंटर पर पाथ डिफरेंस, ये हो जाएगा आपका डी साइन थीटा के बराबर। इस केस में जो पाथ डिफरेंस होगा सेंटर पर वो हो जाएगा आपका डी साइन थीटा के बराबर। अच्छा, अगर यहां से मैं किसी P पॉइंट पर पूछूं तो, ठीक है, यहां से किसी P पॉइंट पर अगर मैं पाथ डिफरेंस पूछूं तो इस बार यहां पाथ डिफरेंस जो होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, इस बार यहां पर पाथ डिफरेंस हो जाएगा x, ठीक है, स्मॉल d बाय कैपिटल D प्लस डी साइन थीटा का। ये जो थीटा है ना, ये वाला है, ठीक है, इतना पाथ डिफरेंस, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पर इतना पाथ डिफरेंस पहले से ही अवेलेबल हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू अब की, मतलब पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू हम रखते थे ना, वो अब की बार कितनी रखी जाएगी, ये रखी जाएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू रखी जाएगी, d, ठीक है, आपकी d x बाय कैपिटल D, ये वैल्यू आपकी पहले से ही किसी भी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस की आ जाएगी। अब आपसे ये पूछता है कि ये बताइए कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होगा। बड़ा सिंपल है, इस डेल्टा की वैल्यू को जीरो करके देखो कि कहाँ ये वैल्यू जीरो आ रही है। तो x d बाय कैपिटल D इज इक्वल टू डी साइन थीटा, d से d मार दिया, x की वैल्यू कैपिटल D साइन थीटा, इतने डिस्टेंस पर सेंट्रल मैक्सिमा लाई करेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, विल लाई, सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो किसी ऐसे डिस्टेंस पर लाई करेगा पर्टिकुलरली। ठीक है, ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो इस फॉर्मूले में आप माइनस लगाओगे, माइनस डी साइन थीटा, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो इस फॉर्मूले में डेल्टा इज इक्वल टू एक्स डी बाय कैपिटल D प्लस डी साइन थीटा लगाओगे। ठीक है, सो इससे आपको पता चलेगा कि किस जगह पर पाथ डिफरेंस पहले से कितना आता चला जाएगा। क्लियर है, तो ये पाथ डिफरेंसेस की कहानी आ जाएगी और सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो अपनी जगह से डी साइन थीटा जो है वो खिसक जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है आपकी वो डी साइन थीटा जो है इस बार खिसक जाएगा और वहां जाके, ठीक है, अब वैल्यू जो है सेंट्रल मैक्सिमा की जीरो नहीं होगी। एक बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है कि अगर मैं लाइट को टेढ़ी कर दूं तो क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा खिसक जाएगा और किसी भी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है वो चेंजेस हो जाएंगी। अगली बात, दूसरा मॉडिफिकेशन ये है कि जो कंप्लीट सेटअप है, इफेक्ट ऑफ सबमर्जिंग YDSE सेटअप इन ट्रांसपेरेंट लिक्विड। अगर मैं किसी ट्रांसपेरेंट लिक्विड के अंदर, ठीक है, इसको डुबो देता हूं, किसी ट्रांसपेरेंट लिक्विड के अंदर इसको अगर मैं डुबो देता हूं तो क्या होगा। ठीक है, आपको ये बात पता है कि किसी भी मीडियम के अंदर लैम्डा की जो वैल्यू होती है, लैम्डा इन एनी मीडियम इज इक्वल टू होता है लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन म्यू। ये रिलेशन मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन के टाइम ही बता दिया था स्टार्टिंग में ऑप्टिक्स के अंदर। अगर मैं देखता हूं सो बीटा की वैल्यू के अंदर ही लैम्डा आता है, तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा, ठीक है, कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये तो हो गया आपका कब, हवा में। और अगर किसी मीडियम के अंदर देखते हो तो मीडियम के अंदर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाय म्यू इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो बीटा इन एयर है डिवाइडेड बाय म्यू, यानी मीडियम के अंदर जाके फ्रिंज विड्थ जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, फ्रिंज विड्थ विल श्रिंक, फ्रिंज विड्थ जो है वो श्रिंक हो जाएंगी, मतलब बीटा जो है मीडियम के अंदर जाके वो एयर के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, बीटा m बिकम्स बीटा एयर डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स, इस फैक्टर से आपका कम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये केस हुआ कब का, जब मैंने इसके
केस में आपका कोई सबमर्ज मीडियम के अंदर इस पूरे सेटअप को डुबो दिया तो। ठीक, अच्छा और समझो तीसरा केस क्या कह रहा है। तीसरा केस आपसे ये कह रहा है कि अगर जो आपके पाथ हैं, ठीक है, उन पाथ्स के बीच में मैं एक क्या करूं, डेंसर मीडियम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दूं। ठीक है, एक डेंसर मीडियम जो है वो मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। तो पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल, path difference between two parallel waves due to a denser medium, ठीक है, in path of वन, जो आपकी बीम है दोनों उनमें से एक के पाथ में आपने कोई मीडियम प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, देखो ध्यान से, दो स्लेट्स हैं आपकी, इन दोनों स्लिट से जो आपकी बीम्स जा रही हैं उन बीम्स में से एक बीम के पाथ में आपने एक डब्ल्यू विड्थ की, ठीक है, एक डेंसर मीडियम जो है वो प्रेजेंट करा दिया। ये S1 है आपका, ये आपका S2 है। अब आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में, ठीक है, इसका जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो पाथ डिफरेंस कितना होगा वो भी समझ लीजिए। उस पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट पाथ डिफरेंस कम्स आउट टू बी म्यू, ठीक है, -1 इंटू डब्ल्यू। ये दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस आ जाएगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू, ठीक है, बीम्स। जो दोनों बीम्स हैं उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस आ जाएगा, दैट पाथ डिफरेंस बिकम्स डेल्टा इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू डब्ल्यू। सो पाथ डिफरेंस इतना आ गया, तो फेज डिफरेंस कितना होगा। सो फेज डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 2π/λ इंटू म्यू -1 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू इसकी विड्थ है। ठीक है, इतना इसके अंदर पाथ डिफरेंस आ जाएगा। जब वो फेज डिफरेंस आ जाएगा, जब फेज डिफरेंस बदलेगा तो क्या बदलेगा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हो जाएगी 4I0 cos स्क्वायर, ठीक है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। 5 की वैल्यू है आपकी, 5/2 में से 2 पहले ही काट देता हूं। सो π/λ म्यू -1 इंटू डब्ल्यू, इतना आपका इंटेंसिटी इस बार आ जाएगी। इस बार इतनी इंटेंसिटी आपकी आ जाएगी, जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगी वो। ठीक है, सो इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे ही आप किसी के बीच में एक वैल्यू का बीच में लगा देते हैं, ठीक है, तो उसका पाथ डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसे YDSE सेटअप के अंदर कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से। ठीक है, हमने क्या किया कि दो स्लिट्स हैं आपकी, उन दोनों स्लिट्स के बीच में, ठीक है, किसी एक पर हमने एक क्या कहते हैं टी थिकनेस की स्लैब लगा दी। ये S1 है, ये S2 है, तो इन दोनों के बीच में हमने एक टी थिकनेस की स्लैब लगा दी। ठीक है, अब जो भी रे यहां पहुंचेगी, ठीक है, उस रे के पास में कितना पाथ डिफरेंस होगा, इसकी वजह से, ठीक है, इस स्लिट की वजह से इनके बीच में पाथ डिफरेंस होगा म्यू -1 इंटू टी थिकनेस है तो म्यू -1 इंटू टी के बराबर। सेंट्रल मैक्सिमा जो बिल्कुल बीच में बन रहा था, ठीक है, YDSE सेटअप ऑन इंट्रोड्यूसिंग ठीक है, क्या कहते हैं इसको, स्लैब ऑफ थिकनेस टी की एक स्लैब अगर बीच में लगा देते हैं तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, म्यू -1 इंटू टी का। किसी भी सेंट्रल जो मैक्सिमा था वो इस बार यहां नहीं बनेगा। ठीक है, बल्कि अगर मैं कहता हूं कि किस जगह पर आपका, जैसे मान लीजिए P पॉइंट है, यहां से x डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं पाथ डिफरेंस देखता हूं बेसिकली तो कितना हो जाता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू dx/D, ठीक है, और साथ में म्यू -1 इंटू टी का जो पाथ डिफरेंस है वो यहां पर आ ही जाता है। ठीक है, अगर मैं ये देखूं कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां होगा, इसको 0 रख दो। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस हुआ इस पॉइंट पर। सेंट्रल मैक्सिमा कहां होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा आपका
डेल्टा बराबर 0 रखो, यानी डी एक्स बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, एक्स की वैल्यू निकाल लो, म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाय स्मॉल डी, इस जगह पर अब की बार सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिल जाएगा। इस पॉइंट पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, जहां बिल्कुल बीच में मिल रहा था उसकी जगह अब इन किसी पॉइंट्स पर सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिल जाएगा। बताएं जी कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये सब स्लैब्स वगैरह लगाने के चक्कर में क्या हो रहा है आपका, वो आप समझ लीजिए। क्लियर है? अच्छा, और समझ जरा और मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं। अगला मॉडिफिकेशन इसके अंदर क्या हो सकता है कि जो हम अलग अलग मोनोक्रोमैटिक लाइट भेजते थे अभी तक YDSE के अंदर, सिंगल कलर की लाइट भेजते थे, उसकी जगह अगर हम लोग वाइट लाइट यूज़ कर लें तो वाइट लाइट इज इंसिडेंट, ठीक है, ऑन YDSE सेटअप। अगर YDSE सेटअप में अगर मैं वाइट लाइट को यूज़ कर लूँ तो उस केस में क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो मैं आपको साफ साफ सिखा देता हूँ। सेंटर पर, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा जो बनेगी वो कम्प्लीटली वाइट होगी, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा जो होगी वो कम्प्लीटली वाइट होगी। बट क्योंकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ, ठीक है, कम होती है और रेड की ज़्यादा होती है, तो वॉयलेट का जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला वाला केस होगा ये रेडिश बनेगा इस बार, ठीक है। जो आपका पहला वाला, ठीक है, डेल्टा बनेगा, मतलब जो कह सकते हो कि जो आपका पहला वाला डार्क बनेगा, ठीक है, ये तो सेंट्रल ब्राइट बन गया, तो जो फर्स्ट डार्क होगा वो फर्स्ट डार्क जो है वो रेडिश होगा, इसमें वॉयलेट कलर एब्सेंट होगा, वॉयलेट विल एब्सेंट, इसमें से वॉयलेट जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा वाला ब्राइट बनेगा, ठीक है, दूसरा वाला जो ब्राइट बनेगा वो बनेगा ब्लूइश कलर का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से रेड कलर, यानी सेकंड वाला जो डार्क होगा इसमें से रेड जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये रेडिश फिर ब्लूइश और उसके बाद में तो कलर ही समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। पहला रेडिश फिर ब्लूइश, सिमिलरली इधर भी पहला रेडिश फिर ब्लूइश, पहले रेडिश कलर का आपका फ्रिंज बनेगा, ये ब्लूइश कलर का फ्रिंज बनेगा आपका, एंड देन उसके बाद में वो कलर समझ में ही नहीं आएंगे आपके कि किस किस कलर का बनता चला जा रहा है, ठीक है। आगे के जो फ्रिंजेस होंगे वो आपकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आप समझ पाएं कि वो क्या होंगे। दे ऑल आर मिक्स्ड वाइट, ठीक है, जितने भी ब्राइट बनेंगे दे ऑल आर मिक्स्ड वाइट, या फिर कह सकते हो कि ऑफ वाइट होंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। स्क्रीन जो है वो मिक्स वाइट लगेगी या ऑफ वाइट लगेगी, मिक्स्ड वाइट लगेगी या फिर कह सकते हो कि ऑफ वाइट स्क्रीन जो है वो हमें ऑब्जर्व होने लगेगी। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसके बाद में एक और आखिरी, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंजिंग स्लिट विड्थ, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग स्लिट विड्थ। अगर मैं स्लिट विड्थ की बात करता हूं तो स्लिट विड्थ के चेंज करने से, ठीक है, क्या क्या असर पड़ेगा इंटेंसिटी पर, वो आपको अब समझना और है। ये आखिरी चीज़ जो कि इसके अंदर मॉडिफाई करी जा सकती है। ध्यान से देखो ज़रा, ऐसे कह रहा है आपसे कि जो यहाँ से आपने लाइट भेजी, ठीक है, वो लाइट आपकी I0 इंटेंसिटी की थी। यहाँ पे आपने क्या किया कि दो आपने स्लिट्स बना दिए, एक स्लिट ये बना दिया, एक स्लिट आपने ये बना दिया, ये S1 ले लिया मैंने, इस स्लिट को मैंने S2 नाम दे दिया। जब मेरे दो स्लिट्स हो गए, एक S1 और एक S2, ठीक है, तो इनकी विड्थ जो है उसको मैंने W मान लिया, ठीक है। अगर मैं इनकी विड्थ को चेंज करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इनकी विड्थ को चेंज करता हूँ, ठीक है, सो जो इंटेंसिटी मुझे गेन होगी, दैट इंटेंसिटी इज, ठीक है, बेसिकली गिवन बाय I0W अपॉन, ठीक है, I0W अपॉन पाई इंटू कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है? स्क्रीन से लेके स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी I0W अपॉन पाई डी के बराबर, ठीक है। यानी इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है W के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैपिटल D के स्लिट विड्थ चेंज करने पर। अब तुम देख लो क्या हो रहा है, ठीक है। स्लिट विड्थ चेंज करने पर जो इंटेंसिटी होगी, ठीक है, वो आपकी चेंज हो जाएगी और वो इंटेंसिटी आपको यहां पर समझ आ रही होगी कि वो इंटेंसिटी आपकी किस तरह से चेंज होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है ये बात? तो स्लिट विड्थ से आपकी जो इंटेंसिटी है वो आपकी चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये आपका अगली बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ये बात? तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
नेक्स्ट अगली बात और देख ले यार, थोड़ा सा एक और पार्ट आता है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं बट फिर भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, दैट इज इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। ठीक है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का पता होना चाहिए, ज़्यादा की ज़रूरत इसमें होती नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुन ले, बस थोड़ी सी देर सुनेगा तो तेरा काम पूरा हो जाएगा। मान ले कि यहाँ पर तेरा एक, ठीक है, कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, इसकी दो सरफेसेज हैं, दो सरफेसेज ऑफ कॉन्टैक्ट है। यहाँ से मैं अगर कोई रे भेजता हूँ, ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट होता है, ये बात तुम जानते हो। ठीक है, इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, मान लो आपने आई एंगल पर भेजा तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आर है। ठीक है, अच्छा अगर इसकी थिकनेस जो है, ठीक है, उसको अगर मैं टी कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो एक रे तो आपकी ये गई है, इस रे और इस रे के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा, ये बिल्कुल सेम ऐसी चली जाएगी। लेकिन जो रे इसके अंदर से गई है, ठीक है, उस रे ने कितने डिस्टेंसेस कवर किए हैं, टी, और फिर जब वापस लौट के आई फिर से इसने टी डिस्टेंस कवर किया है। तो ये जो रे है आपकी 1 और ये जो रे है आपकी 2, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस जरूर होगा। ठीक है, जब ये इस सरफेस से टकराएगी ना तो कुछ हिस्सा आपका रिफ्लेक्ट और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट। ये रे ऐसे आई, यहां पर टकराई, यहां से फिर से दो केस हुए। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्ट होगा पार्ट, ठीक है, जो रिफ्रैक्ट होगा पार्ट, उसमें और जो पहले आया है इन दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस होगा। ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये पाथ डिफरेंस भी तुम्हें निकालना आता है, क्योंकि अभी हाल मैंने तुम्हें बताया था कि म्यू माइनस 1 इंटू टी का कुछ केस होता था। यहां पर कितना आ जाएगा, म्यू टी, और वो भी 2 बार हो रहा है तो 2 म्यू टी। ठीक है, सो यहां पर जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा 1 और 2 के बीच में, पाथ डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, उस डेल्टा की वैल्यू जो होगी दैट मस्ट बी 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक है, वो डेल्टा की जो वैल्यू होगी दैट मस्ट बी 2 म्यू टी कॉस आर इफ पैरेलल इंसिडेंस टेक्स प्लेस। अगर पैरेलल इंसिडेंस होता है, ठीक है, तो उस केस में डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 म्यू टी के बराबर। ठीक है, अगर पैरेलल इंसिडेंस होता है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 म्यू टी के बराबर। बस जब पाथ डिफरेंस मुझे पता चल गया, तो अब पाथ डिफरेंस पता लगने के बाद में अब तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं कि ये जो दोनों रेज हैं आपकी, ये मिलके क्या करेंगी, ये दोनों रेज आपकी मिलके, ठीक है, इंटरफेरेंस करेंगी। ठीक है, ये वाली जो दोनों रेज हैं ये दोनों इंटरफेयर करेंगी, और ये जब दोनों इंटरफेयर करेंगी तो यहां पर आपकी थिक, मतलब थिन और वो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ब्राइट फ्रिंज के लिए, सो ब्राइट फ्रिंज के केस में क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज के केस में होगा कि डेल्टा की वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो आपकी इक्वल हो जाएगी 2n-1, ठीक है, दोबारा 2n-1 लैम्डा बाई 2। देख लेना, वहां पर ये केस ब्राइट की जगह डार्क का था, यहां ये ब्राइट का केस आता है कि डेल्टा इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। इसी तरह से अगर मैं डार्क फ्रिंज की बात करता हूं, सो डार्क फ्रिंज के केस में क्या होगा कि डेल्टा की जो वैल्यू होगी दैट मस्ट बी n लैम्डा। ठीक है, थिन फिल्म में ये केस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 म्यू टी कॉस आर को इसके बराबर कर दो, इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर। यहां से आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि कहां कहां पर आपका 2 म्यू टी कॉस आर, यहां पर आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पर आपका मैक्सिमा बनेगा, किस जगह पर मिनिमा बनेगा, कौन से क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे, वो सारी चीजें अब आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। आप बस इतना ध्यान रख लेंगे क्या, कि जो हमारी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं, ठीक है, वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो हैं उनके जो फार्मूलाज हमने वहां डिराइव किए थे, उन फार्मूलाज को बस थोड़ा सा पलट देना। उन फार्मूलाज को आप जैसे वहां यूज कर रहे थे वैसे यहां पर यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पलट देना। ठीक है, तो जो आपकी ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये आपकी इंटरफेयर करेंगी, इंटरफेयर करने के बाद में, ठीक है, ऑल्दो ये ट्रांसमिटेड वेव्स भी आपकी यहाँ के बाद टकरा के फिर जाएगा, फिर ये ट्रांसमिटेड वेव्स भी आपकी जो हैं वो इंटरफेयर करती हैं, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये दोनों सेम इंटरफेयर कर जाएंगी, ये कंडीशंस आपकी डायरेक्टली मिल जाती हैं। ठीक है, जब ये कंडीशंस आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी तो आप इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कहाँ डार्क फ्रिंज बनेगी, उसके लिए आप खेल सकते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा
एक छोटी सी बात और बतानी थी, ठीक है, कि जो ये इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आ जाएंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा YDSE सेटअप के अंदर एक चीज़ और बतानी थी कि जो शेप है, ठीक है, आपकी फ्रिंजेस की, वो शेप्स आपकी हमेशा स्ट्रेट लाइन ना होके गोल वोल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा उसको भी आप एक बार समझ लीजिए कि जो थिन फिल्म है उसके अंदर के अलावा YDSE में, ठीक है, इन YDSE शेप ऑफ फ्रिंजेस में चेंज, फ्रिंजेस की जो शेप है वो आपकी चेंज कर सकती है। वो कैसे चेंज कर सकती है वो अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि शेप आपकी कैसे चेंज करेगी, ठीक है। मान लीजिए कि स्लिट्स जो हैं y एक्सिस पर हैं, ठीक है, स्लिट्स जो हैं, स्लिट्स आर इन y एक्सिस, स्लिट्स जो हैं वो आपकी y एक्सिस पर हैं, ठीक है। और आप ये चाहते हो कि जो आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन को आप बनाना चाहते हो XY प्लेन। स्क्रीन को अगर आप XY प्लेन बना देते हो, ठीक है, तो अगर आपकी स्क्रीन जो है वो XY प्लेन में है और स्लिट्स आपकी Y में हैं, दो फ्रिंजेस होंगी, वो फ्रिंजेस होंगी, देन फ्रिंजेस विल बी पैराबोलिक, फ्रिंजेस विल बी पैराबोलिक, ठीक है। इस केस में फ्रिंजेस जो बनेंगी वो आपकी कैसी बनेंगी, पैराबोलिक फ्रिंजेस बन जाएंगी। दूसरा केस, ये केस फर्स्ट हुआ आपका। सेकंड केस क्या होगा, केस सेकंड की बात करते हैं। इस केस में भी हमने स्लिट्स को तो फिक्स कर दिया है y एक्सिस की तरफ। अगर स्लिट्स को अगर हमने y एक्सिस की तरफ कर दिया है तब के लिए। अच्छा, दूसरा, अगर स्लिट्स को हम कर देते हैं स्लिट r इन x एक्सिस, स्लिट जो है वो आपकी x एक्सिस पर है और जो स्क्रीन है आपकी उसको हमने XY प्लेन में प्लेस किया है, ठीक है, स्क्रीन को हमने XY प्लेन में प्लेस किया है, ठीक है। तो इस केस में होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, इस केस में होगा कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो तो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, और बाकी फ्रिंजेस जो होंगी वो आपकी पैराबोलिक होंगी, बाकी फ्रिंजेस आपकी जो होंगी वो पैराबोलिक होंगी। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो तो स्ट्रेट लाइन होगा और बाकी फ्रिंजेस जो होंगी वो आपकी पैराबोलिक हो जाएंगी। अच्छा, एक और केस की बात कर लेते हैं। यहाँ अगर हम बात करते हैं केस थर्ड की, तो केस थर्ड में क्या कह रहा है कि जो स्क्रीन है, ठीक है, वो स्क्रीन को हमने परपेंडिकुलर प्लेस किया है टू द एक्सिस ऑफ स्लिट्स। इफ स्क्रीन इज प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर एक्सिस टू स्लिट्स, जो स्लिट्स की एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर अगर मैंने इसको प्लेस किया है, ठीक है, तो मेरे को किस तरह की फ्रिंजेस मिलेंगी, देन फ्रिंजेस विल बी सर्क्यूलर रिंग्स, फ्रिंजेस विल बी सर्क्यूलर रिंग्स, फ्रिंजेस जो होंगी आपकी वो इस केस में सर्क्यूलर रिंग्स क्रिएट हो जाएंगी एंड दीज सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दीज सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये सर्कल्स जो होंगे वो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे कि जितनी भी फ्रिंजेस होंगी इस केस में वो आपकी सर्क्यूलर फ्रिंजेस बन जाएंगी। बताएं जी कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो क्या क्या बता दिया मैं आपको, मैंने आपको बताया कि अगर स्लिट्स, ठीक है, अगर स्लिट्स जो हैं आपकी वो आपकी y एक्सिस में है, ठीक है, और स्क्रीन को मैंने XY प्लेन में बना दिया है तब फ्रिंजेस पैराबोलिक होंगी, ठीक है। अगर स्लिट जो है वो x एक्सिस में है और स्क्रीन XY प्लेन में है तो सेंट्रल मैक्सिमा आपका जो बनेगा, ठीक है, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन और उसके बाद की जो फ्रिंजेस बनेंगी वो सारी की सारी पैराबोलिक बनती चली जाएंगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी यही होने वाला है। तो ये सारी की सारी आपकी मतलब स्लिट्स जो हैं वो और स्क्रीन जो है उसके चेंजेस की वजह से आपकी चेंज होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए स्लिट का जो एक्सेस है वो ऐसा है और जो आपने इस तरह का एक्सेस ले लिया है, ठीक है, तो ये आपके फ्रिंजेस जो बनेंगे वो सर्कल्स होंगे एंड दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। ऐसे रखा और इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। स्क्रीन और स्लिट जो है वो परपेंडिकुलर अगर हो गए, जो स्लिट्स का एक्सिस है वो परपेंडिकुलर हो गया स्क्रीन के, तो कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस आपको ऑब्टेन हो जाएंगी। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।